नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आरशी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार तेजी से कार्य करती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में आज कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। विधायक भगवती प्रसाद और आयुक्त ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। देखिए रिपोर्ट। यूपी सरकार और कानपुर का स्थानीय प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है और ग्रामीण सीएचसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और नए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों से लैस कर रहा है। कानपुर मंडल में कुल 32 नए ऑक्सीजन संयंत्र पाइपलाइन में हैं और उनमें से 12 विभिन्न जिलों के सीएचसी में स्थापित किए जाएंगे। आज विधायक भगवती प्रसाद सागर जी एवं आयुक्त कानपुर द्वारा सीएचसी बिल्हौर में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एवं सिलेंडरों से युक्त ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन किया गया। यहाँ ऑक्सीजन बैंक परिवर्तन फोरम कानपुर संस्था के सहयोग से खोला गया है और इसका संचालन परिवर्तन फोरम कानपुर द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर श्री अनिल गुप्ता के नेतृत्व में परिवर्तन फोरम की टीम उपस्थित थी। एडी हेल्थ अतिरिक्त सीएमओ एमओआईसी बिल्हौर उपस्थित थे। सीएचसी बिल्हौर 50 ऑक्सीजन बेड वाले कोविड अस्पताल के रूप में काम करेगा। यहाँ सीएचसी में 500 एलपीएम के एक नया ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत है जो अगले 1 महीने में काम करना शुरू करेगा। और इससे पहले भी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पे आगमन हुआ था कानपुर नगर में और उन्होंने विस्तृत समीक्षा भी की थी, फील्ड विजिट भी किया था और उसी इस पे जो है वो निर्देश भी थे कि जितने भी हमारे सीएचसी है उनको कोविड के लिए तैयार कर लिया जाए जी। तो कोविड के लिए तैयार करने के लिए 2 चीजें होती है कि एक जो बेड की संख्या को बढ़ानी होती है जी और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन जी जो है सप्लाई को सुनिश्चित करनी होती है जी। तो उसके लिए जो है यहाँ पे अगर हम बिल्हौर सीएचसी में एक ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हो चुका है जी और इस सीएसआर के तहत जी आगामी 1 माह के अंदर अंदर लग जाएगा, शुरू हो जाएगा जी। कार्रवाई पूरी चल रही है ग्राउंड लेवल पर, हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं जी। और आज जो है यहाँ पे परिवर्तन संस्था परिवर्तन फोरम द्वारा जो है जी यहाँ पे 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पे दिए गए हैं जी, डोनेट किए गए हैं और इनका पूरा टीम भी हम लोग के साथ है यहाँ पे जी। और माननीय विधायक जी ने पिछले 2 महीने पहले ही इस इश्यू को उठाया था कि जी यहाँ के क्षेत्रीय लोग जब कानपुर नगर में या सिटी में जाते हैं दूर पड़ जाता है तो बेहतर होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग कोविड की फैसिलिटी तैयार कर लिया जाए तो यहाँ पे स्थानीय जनता को बहुत आसानी होगी, सुविधा मिलेगा। इसी दृष्टिकोण से इसका जो है विकास किया जा रहा है। 50 बेड को हम लोग लेके चल रहे हैं जी। 50 बेड का एक कैपेसिटी यहाँ पे सभी बेड में जो ऑक्सीजन सप्लाई होगा जिलों को जी। यहाँ पे सिलेंडर भी रखे गए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है और ऑक्सीजन प्लांट भी लगेगा और यहाँ का जो स्थानीय इस पे बताया जा रहा है कि एक्सरे मशीन यहाँ पे नहीं है तो माननीय विधायक जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी। अपना विधायक जी से अपने क्षेत्र के 4 सीएचसी में जी एक्सरे मशीन देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्हें उम्मीद है कि शीघ्र 1-2 महीने में ही ये कार्रवाई पूर्ण करके सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्पेशल डेस्क न्यूज। कोरोना के चलते छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते 6 साल की बच्ची ने ऑनलाइन क्लासेस को लेकर पीएम मोदी से शिकायत की है। आप भी देखिए ये वीडियो जिसमें शिकायत कम क्यूटनेस ज्यादा नजर आ रही है। देश में कोरोना महामारी के बीच बीते 2 साल से सभी स्कूल कॉलेज बंद है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसे मौके सामने आए हैं जो बताते हैं कि ये ऑनलाइन क्लास बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनती दिख रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में 6 साल की बच्ची चर्चा में है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार ये वीडियो जम्मू कश्मीर का है, जिसमें 6 साल की बच्ची पीएम मोदी से घंटों ऑनलाइन क्लास और होमवर्क के बारे में शिकायत करती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की एक 6 साल की बच्ची ऑनलाइन घड़ी से नाखुश है और वीडियो में बताती है कि छोटे बच्चों को बड़े बच्चों की तरह इतना होमवर्क क्यों दिया जाता है। लड़की के वीडियो में वो पीएम मोदी से पूछती है कि छोटे बच्चों को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। ये वीडियो ट्विटर पर खूब वायरल है। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं जो 6 years old होते हैं उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ों बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब?
अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, गुड बाय। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरबी कमल ने न्यूज प्लस से बातचीत में बताया कि कोरोना तीसरी लहर को लेकर अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चों के लिए 100 बेड भी तैयार किए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी है और इसके सवाल पर क्या बोले प्राचार्य डॉक्टर आरबी कमल, आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल आरबी कमल जी। सर, जिस तरीके से कोरोना का तीसरा वेव आ रहा है, महाराष्ट्र में कुछ केसेस भी देखने को मिले हैं, तो क्या तैयारियां हैं? देखिए भैया, हम लोग कल भी जूम मीटिंग हुई है और जैसे अपना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए कि अब की बार शायद बच्चों पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उसके लिए हमारे 100 बेड तैयार हो रहे हैं। हमारे करीब 14 वेंटिलेटर लग चुके हैं। पीडियाट्रिक मैटरनिटी विंग को हम एक फ्लोर ले रहे हैं, 3rd फ्लोर को पूरा हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, वहाँ 70 बेड लगा रहे हैं। 10 बेड NSI हमारा पहले चल रहा है कोविड पॉजिटिव का, वो चलता रहेगा। दूसरा, अभी हम आगे हमारे पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के लिए वार्ड नंबर 5 से वार्ड नंबर 12 तक हम ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछवा रहे हैं। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम एडल्ट केसेस को हम इधर आउट शिफ्ट करेंगे। जैसा हमें टारगेट मिला है कि 100 बेड पीडिया के और 100 बेड एडल्ट के, 200 बेड हम लेके चल रहे हैं, उसी तैयारी हमारी चल रही है और हम लोग पूरी तरीके तैयार हैं जो आएगी। कोई केसेस देखने को मिला है? अभी तो नहीं आया, अभी तो अपना कोरोना का नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास इसमें ब्लैक फंगस केस बहुत बढ़ रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास 33 केस हैं। आज हमारा आई का दूसरा ऑपरेशन हो रहा है, जो आई बाल निकाला जा रहा है और पहला जो निकाला जा चुका पेशेंट स्टेबल है। करीब 12 पेशेंट हमारे आज डिस्चार्ज हो चुके हैं और 35 का बायोप्सी हो चुकी है, जिनमें से 33 की पॉजिटिव आई है। आज की डेट में मेरे पास 11 पेशेंट ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव विद ब्लैक फंगस हैं और 22 पेशेंट हैं जो केवल ब्लैक फंगस के हैं। लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि यहाँ पर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है ब्लैक फंगस के, तो उसको लेकर के क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जो हमें गवर्नमेंट से इंजेक्शन मिले थे, हमारे पास 125 इंजेक्शन दिए गए थे और आज मेरी गाड़ी फिर गई है। कल हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने हमारे 2 से 14 इंजेक्शन और एलोकेट किए गए हैं। जैसे मेडिकल कॉर्पोरेशन का आ जाएंगे वो तुरंत हम मंगवा लेंगे, हमने गाड़ी भेजी है। तो इंजेक्शन ना होने से कहीं ना कहीं रोगी को जो है उस टाइम पे नहीं मिल पाता होगा? अभी तक किसी मरीज को ऐसा नहीं कि इंजेक्शन ना दिया, क्योंकि इंजेक्शन के साथ ही ऑपरेशन होता है और उसी इंजेक्शन के दम पे दूसरा और हमारी सब्सिट्यूट दवाइयाँ चल रही जो हमारी टीमें लगी हैं, आई, ENT, चेस्ट और न्यूरो की, वो सब लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी तक किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं हुई है और होपफुली आज हमको इंजेक्शन मिल जाएंगे तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। फिर हमारे साथ में प्रोफेसर आरबी कमल जी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य भी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर के तैयारियां हैं और साथ ही कोरोना की तीसरी वेव को लेकर के किस तरीके से तैयारियां यहां पर चल रही हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को लेकर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के HOD डॉक्टर परवेज आलम से हमने बात की और जाना कि किन लोगों को ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरा होता है और साथ ही क्या कारण है ब्लैक फंगस का अचानक से इतनी तेजी से बढ़ना। आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं हाईलाइट में HOD नेत्र विभाग के परवेज, डॉक्टर परवेज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से लगातार ब्लैक फंगस को लेकर के केसेस मिल रहे हैं, तो अभी फिलहाल पे क्या स्थिति है? स्थिति यहाँ ये है कि हमारे पास लगभग 30+ पेशेंट हमारे पास हैं यहाँ पर मौजूद, जिसमें कई लोगों की सर्जरी और इंजेक्शंस लग चुके हैं और दे आर रिकवरिंग और बेहतर हो रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि इनमें कुछ पेशेंट्स में ब्रेन तक का इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो उपचार तो हो रहा है, हाँ, और इतना भी मायूसी वाली चीज़ नहीं है कि नाउ दैट हम लोग को इंजेक्शन मिलने लगे हैं, सर्जरी होने लगी है, तो आई थिंक हम लोग ज़्यादातर लोगों को बचा ले पाएंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? मतलब ब्लैक फंगस क्यों होता है? कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम लोगों ने इस्तेमाल किए मानक के विपरीत थे, उसकी वजह से हो। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें कि जो ब्लैक फंगस हो रहा है, आप देखेंगे कि ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है। दूसरा कि ये बीमारी पिछली बार जब वेव आया था तो नहीं था और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई खास चेंजेस नहीं है। पिछली बार भी स्टेरॉइड यूज़ हुए थे, इस बार भी स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ हुए हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ होने की वजह से हो गया है, तो स्टेरॉइड तो सब पे हुए, लेकिन किसी सब पे तो ब्लैक फंगस हो नहीं रहा है। तो इसमें बहुत मैंने इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो जो मेरे दिमाग में आता है कि जो अलग हैं इस बार, क्योंकि सीज़न भी देखिए वही है, मार्च अप्रैल में वही सीज़न है पिछली बार जो थे, और ब्राज़ील में भी देखिए वहाँ भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहाँ तो नहीं हो रहे हैं, कहीं और नहीं हो रहे हैं, तो इंडिया में ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे 2-3 वजह जो मुझे लगते हैं, अब लेकिन वो रिसर्च करने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। उसमें एक तो डायबिटिक पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो जितने भी पेशेंट्स आज हमारे पास एडमिटेड है ब्लैक फंगस में, सभी लोग डायबिटिक हैं, तो ये कॉमन पॉइंट है, सभी लोग डायबिटिक हैं।
इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी डायबिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हिंदुस्तान में है। कुछ जो डायग्नोज हैं, कुछ जो अनडायग्नोज हैं, जो डायबिटीज़ है ही नहीं, लेकिन स्टीरॉयड देने पे उनकी डायबिटीज़ जो उभर के आ जाती है, कहते हैं प्री डायबिटिक स्टेट। तो ऐसे लोग हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, और डायबिटीज़ होना या उसके कॉम्प्लिकेशन होने के बाद ही ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक वजह तो ये है। दूसरा वजह हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है, क्योंकि इस बार क्योंकि देखा गया था ऑक्सीजन की इतनी कमी हुई थी, लोगों ने जिसको जहाँ से जैसा मिला वो इस्तेमाल किया। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के काफ़ी इस्तेमाल हुआ, मैंने सिलेंडर्स जहाँ से मिला उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये एक हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बोला जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। तीसरा आपका हाइजीन, आपकी हाइजीन डेफिनेटली हाँ आपकी रोल प्ले करती है। कुछ लोगों ने एक्सेसिव स्टीम इस्तेमाल किया है, जिससे आपकी जो प्रोटेक्टिव जो सीलिया होते हैं वो आपने अपने स्टीम और ये करके आपने उसको डैमेज कर दिया, तो उसमें होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ओवर यूज़ हो गया है ट्रीटमेंट का, चाहे स्टेरॉयड का ओवर यूज़ या जो भी देसी नुस्खे हैं उसका ओवर यूज़, डायबिटीज़ का पहले से होना, ऑक्सीजन का सिलेंडर का भी आप कह सकते हैं कि जो आनन फनन में जो जहाँ से जिसको जैसा मिला, फिर जो पाइपलाइंस जो होते हैं वो काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं हुई, जो मास्क होते हैं उसकी कभी हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं हुआ है। तो बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं इसमें, लेकिन अभी रिसर्च हम लोग इसमें कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में इस बात पे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पेशेंट है। हम सारे पेशेंट्स का डाटा को इकट्ठा करके उसमें रिसर्च कर रहे हैं। हम जल्दी इसमें पेपर पब्लिश करने वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ केसेस ऐसे भी हैं, हाईलाइट में ही हैं, जिनको पहले ब्लैक फंगस हुआ, बाद में उन्हें कोविड हो गया, गले में सूजन आ गई। तो इसको किस तरीके से देखें? देखिए, जैसे ये केसेस जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ही कम है, तो मैं तो इसको ये मानता हूँ कि जिनको आप बता रहे हैं वो भी डायबिटिक हैं। देखिए, ब्लैक फंगस आप समझ लीजिए कि ये जो ब्लैक फंगस है, इसको मुकोरमाइकोसिस कहते हैं, ये हर जगह मौजूद है। आपके हमारे नोज़ को में भी देखेंगे, थ्रोट में देखेंगे तो है, लेकिन ये उसको आगे बढ़ने से क्या रोकता है? आपकी इम्यूनिटी, आपकी ब्लड शुगर स्टेटस। अगर आपकी इम्यूनिटी किसी वजह से लो है, जैसे आपका पहले से कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, या शुगर अनकंट्रोल्ड है, या आप अंदर से बहुत कमज़ोर हैं, या जो भी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो कोविड होना ना होना ज़रूरी नहीं है, आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। पहले भी ब्लैक फंगस होते थे, इक्का दुक्का होते थे, अब जैसे एपिडेमिक हो गया है, तो ब्लैक फंगस उसके बाद भी हो सकता है कि जब आपको कोविड नहीं हुआ है, ब्लैक फंगस हो गया, उसके बाद आप क्योंकि उसके ब्लैक फंगस को लेके आप 10 जगह गए कि मुझे इलाज कर दो, कोविड हर जगह फैला है, तो उसके बाद आपको कोविड हो गया। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल पता कैसे चलता है, अगर घर पे किसी को ब्लैक फंगस है तो पता कैसे चलेगा कि मुझे ब्लैक फंगस ही है? पहला देखिए, ये नोज़ के थ्रू आपके मुंह और नोज़ के थ्रू ही जाता है। तो आपको नोज़ आपको पहला बात तो नोज़ से आपकी हल्की सी ब्लीडिंग आने लगेगी, क्रस्टिंग होने लगेगी कि जैसे कुछ निकल रहा है ब्लैक कोई चीज़। ये जो हिस्सा है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा भारीपन, दर्द होने लगेगा, ठीक है, ये इनिशियल मैनिफेस्टेशन। आँख में तो बाद में जाता है, और जब तक आँख में पहुँचता है आपको लगेगा एक का डबल दिखने लगा है, आँख में सूजन आने लगी, आँख में दर्द होने लगा है। तो आँख में कोई कहीं भी थोड़ा भी सूजन आए या दर्द हो, या आँख में थोड़ा सा भी उभार आए या डबल दिखने लगे, इच्छा में से कोई भी चीज़ तो तुरंत रिपोर्ट करें। तो उसके बाद हम लोग अपना इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये ये ब्लैक फंगस की वजह से है या किसी और वजह से। कई तरीके के और भी आ गए हैं, वाइट आ गया है। जी, देखिए, जैसे इसमें एस्परजिलोसिस रिपोर्टेड है, कैंडिडा रिपोर्टेड है, इसे ही 3 फंगस है जो अभी तक रिपोर्टेड है। एक मरीज में 2 फंगस भी हैं, ठीक है। एक हमारे सर्जरी के ही हैं, KP मिश्रा जी हैं जो हमारे होते हैं, और उनको दोनों चीज़ हो गया है, एस्परजिलोसिस भी हो गया है और ये ब्लैक फंगस भी है। अब उसमें भी वही चीज़ है कि अगर इम्यूनिटी कम है, जैसे मैंने कहा, फंगस तभी ग्रो करता है जब आपकी अंदर की जो इम्यूनिटी होती है जिससे आप लड़ते हैं बाहर के जर्म से, वो अगर कम है तो आपको कोई भी चीज़ पकड़ सकता है। तो अगर इम्यूनिटी कम है तो ये फंगस तो बैठा हुआ हर जगह, हाँ, अब वो अटैक करने के लिए। ब्लैक फंगस के साथ जैसे एस्परजिलोसिस, वाइट फंगस हो गया कैंडिडा, एस्परजिलोसिस हो गया आपकी जो पिंक फंगस है जो भी कह रहे हैं। ब्लैक फंगस के साथ खास करके ये खतरा ये होता है कि ये ब्लड वेसल, जो खून की कोशिकाएं होती हैं या जो ब्लड वेसल उसके अंदर इन्वेड करता है, वो ब्रेन तक जा सकता है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो अभी फिलहाल पे कितने केसेस हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बेड भी नहीं मिल पा रहा है, इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसमें? नहीं, बेड के तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी तरह किया, एक वार्ड पूरा कोविड, मैंने वार्ड 3 ये ब्लैक फंगस के लिए ही रख दिया, मुकोरमाइकोसिस वार्ड कर दिया, जिसमें हम लोग सब लोग ENT, न्यूरो साइंस वगैरह सब उसमें उसके यूनिट के ये हैं। तो बेड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजेक्शंस की थोड़ी दिक्कत है,
गवर्नमेंट ने काफ़ी अवेलेबल कराया है और आगे कराते रहे, लेकिन हाँ जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में तो नहीं मिल पा रही। लोगों ने कंप्लेन की है, ऊपर कुछ बोला? वो सब नहीं, वो तो सब जाहिर है। वो अपनी मतलब कि सरकार भी अपनी पूरी तरह कोशिश कर रही है। जैसे कि देखिए ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया लेवल में है, तो हाँ मैं नहीं कहूँगा नहीं मिल रहा, लेकिन जितना मिलना चाहिए, जितना आसानी से मिलना चाहिए वो इतना आसानी से नहीं मिल रहा है। जिस मात्रा में मिलना चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल रहा है, लेकिन अवेलेबल है, सरकार करवा रही है। एक तरीके की विचित्र बीमारी एक बच्चे में पाई गई थी कुछ दिनों पहले, रायबरेली का बच्चा था, उसकी आंखें सूज आई थी, बाहर निकल आई थी, कान सूज आए, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरीके की बीमारी? हाँ वो बच्चा 8 साल का बच्चा था। जब वो आया, परसों आया, तो उसको लेके यही हुआ कि बच्चों में ब्लैक फंगस हो गया है, क्योंकि ब्लैक फंगस इतना फैला हुआ था। लेकिन अभी तक कोई बच्चों में रिपोर्टेड ये केस नहीं हुआ और हमने अभी तक कोई केस देखा नहीं है, तो हमें भी ये अजीब। लेकिन जब मैंने बच्चे को देखा तो आपने देखा कि वो बच्चा जो है बहुत दिन से बीमार जैसा लग रहा था, और उसकी ना सिर्फ आँख, उसके पीछे के हिस्से में भी स्वेलिंग थी। तो उसके बाद हमने कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराए, उसके खून की जांचें कराएं और बोन मैरो टेस्ट भी हो रहा है, MRI कराएं। तो जो मैंने पहला जो मेरा पहला फर्स्ट डायग्नोसिस था कि इसके एक ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया है। तो आज वो ब्लड टेस्ट से और MRI से वो कंफर्म हो गया है कि बच्चे को ल्यूकेमिया है। अब ल्यूकेमिया 2-3 तरह के होते हैं, AML होता है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ALL होता है, लिम्फोमा होता है। तो ये ज़्यादा चांस है ये AML है, और वो बोन मैरो टेस्ट आज हमने भेजा है, उससे और कंफर्म हो जाएगा। तो ये 100% ये तो है कि ये ल्यूकेमिया है, और AML है, ये कौन सा टाइप का है वो उसको बस क्लियर करना है बोन मैरो टेस्ट से। क्या ट्रीटमेंट क्या है उसका? इसका ट्रीटमेंट है जैसा एक कोई कैंसर का होता है, ब्लड कैंसर का उसी तरह ट्रीटमेंट है कि पहले तो कीमोथेरेपी चलेगी इसकी, ठीक है, और उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह होता है जो इसमें। ब्लैक फंगस को लेकर के क्या कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ब्लैक फंगस के लिए मुझे सिर्फ यही कहना है कि आप इसको लेके बहुत पैनिक ना हो, बस सतर्कता बैठे बनाए रखें कि जब जिन किसी पेशेंट जो डायबिटिक्स हैं, खास करके जिसका डायबिटीज़, जो अपना डायबिटीज़ में क्या खास ध्यान रखें, उसको कंट्रोल रखें, चाहे इंसुलिन लें या टैबलेट लें या अपना परहेज़ करें या चले फिरे। अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होता है तो आप समझ लीजिए आपने ब्लैक फंगस से अपनी जंग जो है 50% से ज़्यादा जंग जीत ली। हाइजीन मेंटेन करें। हाइजीन का मतलब होता है कि दिन में कम से कम 3-4 बार गरारा करें, नाक में पानी ले जाएं, नमकीन पानी। तो अगर कोई ब्लैक फंगस यही 2 रूट से जाता है, अगर वो पहुंच भी रहा है तो वहाँ से साफ़ हो जाएगा। खान पान में खास ध्यान रखें, ठीक है, और चौकन ना रहे। जब अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि नाक से थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है या आँख में थोड़ा दर्द है या आँख में सूजन आ रही है, तुरंत रिपोर्ट करें। तुरंत रिपोर्ट करने में ये होता है कि 90% इसका क्योर, 90 बल्कि 100% से क्योर है। क्योर जब तभी नहीं होता है जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी शक लगे तो ज़रूर आप ENT या ऑफ्थेल्मोलॉजी में आके दिखा सकते हैं, जिससे हम लोग उसको पहले ही उसे पकड़ सकते हैं। और पहले पकड़ने के बाद हमारे पास अभी उपचार है, उपचार कर रहे हैं, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसमें 100% इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर हम उसको जल्दी पकड़ लेते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर परवेश जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर के ट्रीटमेंट हो रहा है और क्या तैयारियां हैं ब्लैक फंगस को लेकर के, और साथ ही एक विचित्र बीमारी के बारे में हमने उनसे बात की। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7।